नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिषी में, गुरु गाइडेंस में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि 2025 में आपके जीवन में ग्रहों की चालें क्या होंगी और क्या कुछ नया लाएंगी है। और इसके साथ ही ये नक्षत्र आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस वर्ष भी कोई अपवाद नहीं है। हमें इस साल के लिए कुछ खास राशिफल विशेष रूप से तैयार की गई ज्योतिषीय भविष्यवाणियां और महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निकिता मल्होत्रा जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और आज हम आपसे ही जानेंगे कि कौन से ग्रह हमारे दर्शकों के लिए फायदेमंद होंगे और कौन सी चुनौतियां पेश करेंगे सामने। मैम, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। सबसे पहला सवाल कि 2025 भारत का कैसे रहने वाला है? सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा और आज हम बात कर रहे हैं 2025 के बारे में। 2025 को अगर हम देखते हैं तो अगर हम न्यूमरोलॉजी को ध्यान में रखते हैं और अगर हम वैदिक साइंस ज्योतिष को ध्यान में रखते हैं तो ये साल जो बनता है 2025 का टोटल नंबर निकालने पे मंगल का बनता है। तो मंगल का ये साल है और अभी विक्रम संवत भी चेंज होगा जो हमारी चैत्र मास की नवरात्रि से होता है। तो चैत्र मास के नवरात्रि से जैसे ही विक्रम संवत चेंज होगा तो यहाँ के राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य हो जाएंगे। तो ये साल अकॉर्डिंगली 2025 मंगल और सूर्य के अंडर में आ रहा है। तो ये साल का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स एंड सन है। अब जो सन है वो हमारे नवग्रहों के राजा हैं। नवग्रहों के राजा सूर्य जब अपनी कमांड पूरी तरह से एज अ किंग एज अ मंत्री जब लेंगे उठाएंगे तो ये साल बहुत सारे परिवर्तनशील रहने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं 1 to 9 तक, तो 9 के बाद अगेन दोबारा फिर से नए नंबर यानी 1 नंबर की शुरुआत होती है। तो जो 9 नंबर होता है वो बहुत सी परिस्थितियों को चेंज करता है, यानी यहाँ से नई शुरुआत को कहा जाता है। और अगर हम न्यूमरोलॉजी को बहुत पहले जाके देखते हैं तो आपको शायद ये पता होगा कि न्यूमरोलॉजी की जो शुरुआत में अंक की जो गणना की गई थी वो 1 से 8 तक की गई थी। बाद में 9 नंबर को यहाँ पे ऐड किया गया और 9 नंबर को नई शुरुआत का नंबर कहा गया। इसलिए 2025 इस साल लोगों के जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल नई शुरुआत को लेकर के आएंगी। और मंगल जहाँ पर बहुत ही मंगल कारक है वहाँ पे अमंगल कारक भी है, इसलिए कुछ लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा और कुछ लोगों के लिए बहुत अमंगल कारक भी रहने वाला है। मैम, आपने नंबरों का जिक्र किया, तो किन लोगों के लिए ये 2025 शुभ होने वाला है और किन लोगों के लिए अशुभ होने वाला है, जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर, और नंबरों का क्या कुछ गणना, क्या कुछ कैसे कैलकुलेशन लोग कर सकते हैं 2025 में? जी, अब जैसे 2025 की आपने नंबर की गणना की बात करी है, तो जो मंगल और सूर्य के जो मित्र प्लैनेट है, जो मित्र नंबर्स हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा जाएगा। जैसे मैं बात करूं 9 नंबर वालों के लिए खुद के लिए साल बहुत अच्छा है, 1 नंबर वालों के लिए साल बहुत अच्छा है। मंगल के साथ शुक्र बहुत कैपेबिलिटी के साथ चलते हैं, तो शुक्र के लिए 6 नंबर वालों के लिए साल बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ जैसे राहु है या फिर बुध महाराज है, बुध जो 5 नंबर है वो सभी अंकों के बीच में आता है, लेकिन बुध के साथ मंगल की अच्छी वो नहीं बनती है, इसलिए 5 नंबर वालों को, राहु के 4 नंबर वाले, ये साल थोड़ा सा मुसीबतों को झेलना पड़ सकता है। भारत के लिए अगर हम बात करते हैं तो कौन सा नंबर सटीक बैठता है गणना के मुताबिक? देखिए, अगर मैं भारत की बात करूं 1947 की, जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो जब हम लोगों ने भारत देश की जो कुंडली देखते हैं वो वृषभ लग्न की देखते हैं। और वृषभ लग्न पर क्योंकि शनि महाराज इस साल 29 मई को आ जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में जैसे ही वो गोचर करेंगे वो तृतीय दृष्टि से लग्न को देखेंगे। तो आंतरिक परिस्थितियाँ, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, तो आंतरिक परिस्थितियाँ भारत देश के लिए बहुत अच्छे में नहीं रहने वाली है। यहाँ पे बहुत सी दिक्कतें, जैसे कि जो हमारे विपक्ष पार्टीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना, साथ ही साथ युवाओं का इस साल, क्योंकि युवा क्यों है, मंगल का साल है, युवाओं का साल है, तो युवा इस साल अपने जो मतभेद उनके सरकारों के साथ रहे हैं या सरकार के साथ रह सकते हैं वो आगे आएंगे। तो ये साल आंतरिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग लेकर के आया, बहुत चैलेंजेस रहेंगे इस साल भारत को अंदर की परिस्थितियों को झेलने में।
आपने कहा कि अंदरूनी जो परिस्थितियां होंगी वो विकट होंगी। जी। कई दफा विपक्ष से हम सुनते हैं कि सरकार टिक नहीं पाएगी और सियासी गलियारों में हलचल भी चलती है, चर्चाएं भी चलती हैं इसकी। क्या कुछ ऐसी भी संभावना बनती नजर आ रही है क्या? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा। हाँ, विपक्ष मजबूत रहेगा और विपक्ष बहुत सारे क्रिएट भी करेगा कि सरकार गिरे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। युवा भी बहुत आगे आएंगे और इस साल भारत की राजनीति को बहुत से युवा लोग ज्वाइन भी करेंगे। तो ये रहेगा। वहीं वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो भारतवर्ष बहुत आगे जाने वाला है, इसलिए मुझे सरकार की उटक पटक पे तो बिल्कुल भी संशय नहीं है, वो वही रहेगी। हाँ, आंतरिक अगर दृष्टिकोण से मैं बात करूँ तो दिक्कतें देखने को आपको मिलेंगी। आंतरिक दिक्कतों का आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन जब आंतरिक तरीके से हम मजबूत होते हैं तो मुझे लगता है कि भारत और बेहद मजबूती के साथ स्टैंड कर सकता है विश्व स्तर पर। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो होती है आर्थिक स्थिति की। तो भारत की 2025 में आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है? भारत की 2025 में आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली के अकॉर्डिंग मिथुन राशि उसके धन भाव में बढ़ती है और गुरु का गोचर इस साल मिथुन राशि में है और अतिचारी, यानी वो 3 गुना फल देने को तैयार है। और यही 8 सालों के अंदर गुरु महाराज बहुत ज़्यादा अतिचारी होते हुए राशियों में वक्री और मार्गी की स्थिति बना के रखे हुए। तो बेसिकली 2025 की बात करूं, मिथुन राशि और उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करते हुए गुरु आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत रखेंगे भारत की। तो भारत की आर्थिक दृष्टिकोण से तो बहुत ही अच्छी सफलता है। और भारत आर्थिक दृष्टिकोण से इस साल, जैसे हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें या गांव वगैरह की बात करें, शैक्षिक स्तर की बात करें, आपने पिछले कुछ दिनों में डिफेंस की न्यूज़ सुनी होगी कि हमारे डिफेंस चाहते हैं कुछ चेंजेस लाना। वो सब चेंजेस, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से भारत बहुत मजबूत है, तो वो सब डिफेंस के लिए गए जो भारत के फैसले रहेंगे वो बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत बहुत आगे रहेगा। आपने डिफेंस का जिक्र किया, तो भारत की रक्षा और सुरक्षा में क्या कुछ आमूलचूल परिवर्तन नजर आ रहे हैं 2025 में? जी, मंगल का साल है और मंगल के अंदर में ही सेना, डिफेंस सब मंगल के अंडर में ही आ जाता है। और मंगल के अंडर में आने के कारण ये साल भारत अपनी डिफेंस को, अपनी सेना को बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बहुत अच्छे कानून ऐसे बनेंगे जो उनके फ़ायदे के लिए होंगे। बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति, क्योंकि अर्थव्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है उनको अपनी सैन्य संबंधित चीज़ों को खरीदने के लिए, पिस्टल्स हैं जो भी है, बिल्कुल। तो वो भारत इस साल उनको वो अब अर्थव्यवस्था में उनकी हेल्प करेगा। तो डिफेंस इस साल बहुत आगे रहेगा भारत का स्पेशली। विदेश नीति का अगर हम जिक्र करते हैं तो आसपास पड़ोसी देशों से भारत के संबंध कैसे रहने वाले हैं भविष्य में हमारे? अगर मैं आसपास पड़ोसी देशों की बात करूं, जैसे बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, पिछले कुछ दिनों में हमने बांग्लादेश की बहुत खबरें भी सुनी। तो देखिए, वहाँ पे तो कुछ भी मुझे नहीं ऐसा लगता कि मित्रता बढ़ेगी, क्योंकि अभी राहु महाराज भी कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं और शनि महाराज कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं। तो राहु का चतुर्थ में होना और केतु का होना ये बिल्कुल ये नहीं दिखा रहा, बल्कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से वैसे ही खटास रहेगी। लेकिन हाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत देश को देखते हैं तो इसकी स्थितियाँ काफ़ी अच्छी नज़र आती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि राजनीतिक परिवर्तन कोई देश के अंदर नज़र नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा। युवाओं की भागीदारी होगी राजनीति में, बढ़ चढ़ करके इस बार लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है मैम कि स्वास्थ्य और शिक्षा, क्योंकि जब इसका जिक्र किया जाता है युवाओं को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है और युवा तभी बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी प्रदर्शित कर सकते हैं जब वो पढ़े लिखे होंगे, जब उनको मालूम होगा कि हमें देश की प्रगति के लिए क्या काम करना है और सही प्लेटफॉर्म क्या है। जी, तो हम गुरु की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं और गुरु अतिचारी हो रहे हैं मिथुन और कर्क राशि में। तो ये साल जो भारतवर्ष है वो हमारी शिक्षा नीतियों पर भी बहुत अच्छा काम करने वाला है। इनफैक्ट इस साल आप देखेंगे शिक्षा नीतियों पर वो बड़े बड़े डिसीज़न लिए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा जो पिछले कुछ सालों में नहीं लिए गए। तो बिल्कुल युवा स्टडी में भी बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता हैं और ज्ञान को इस बार बढ़ाएंगे। जैसे कि हम अगर
अंतरिक्ष यान की बात करें, मिशन की बात करें, तो इस साल भारतवर्ष, आप लिख के लीजिए कि 2025 में भारतवर्ष किसी ना किसी मिशन, चाहे मंगलयान है, चंद्रयान है, या गगन से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी मिशन है, उसमें बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन देगा और बहुत अच्छा नाम अपना इस बार वैश्विक स्तर पर रखेगा। तो एजुकेशन तो बिल्कुल आगे आएगी, और युवा जो लोग बहुत परेशान हैं या कई नीतियों से बहुत उलझे हुए हैं, वो आगे आएंगे, और नीतियों को भी इस बार भारतवर्ष चेंज करेगा। अपनी जो आंतरिक नीतियां हैं वहां पे भी कई चेंजेस आप देखने को हमें मिलेगा। किसानों के लिए कैसा रहना, क्योंकि किसानों का हमने लंबे समय से देखा किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किसानों के ग्रह नक्षत्र सही होते नजर नहीं आ रहे हैं? अब देखिए, मैंने पहले ही बात करी कि विक्रम संवत की बात की जाए तो नवग्रहों के राजा अपनी कमांड संभाल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी नीतियां बनेंगी जो भारतवर्ष के फायदे में हो और किसानों के भी फायदे में हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम किसानों की बात कर ही रहे हैं, तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो काम है, जो निजी काम है, जिस पे हम ग्रोसरी या निजी जो भारतवर्ष के अंदर काम है, यहाँ पे हमें कठिनाइयाँ देखने को मिलेंगी, और किसानों से थोड़े से कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी, लेकिन फिर भी भारतवर्ष किसानों के लिए बहुत अच्छे डिसीजन लेगा, और ये साल भारतवर्ष किसानों के लिए अच्छे डिसीजन लेते हुए किसानों को थोड़ा हैप्पी करेगा। लेकिन कठिनाइयाँ, जैसे कि बात की जाए, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, चीज़ें महंगी होंगी। सामाजिक न्याय और समानता की अगर हम बात करें तो 2025 में भारत कौन से वो कदम उठा सकता है, क्या कुछ नजर आ रहा है? जी, अगर हम समानता की और सामाजिक न्याय की बात करें तो स्त्रियों के लिए वैसे भी आपने देखा है बहुत से न्याय चेंज होते रहते हैं, बनते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फायदे के लिए वो भी बनेंगे। यहाँ पे युवाओं की बात हो रही है, मंगल की बात हो रही है, तो जैसे कि हम जानते हैं आजकल युवाओं के साथ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे उनके लिए न्याय नहीं बन पाते हैं। तो इस साल युवाओं के लिए भी न्याय बहुत आगे आएंगे, और स्त्रियों के लिए तो खैर बनेंगे ही बनेंगे, और स्त्रियों को समानता का दर्जा भी इस साल अच्छे से दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हमने विदेश नीति का जिक्र किया, तो विदेश नीति के साथ अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो शपथ लेने वाले हैं जी। क्या कुछ भारत पर प्रभाव पड़ने वाला है? संबंधों में कितना परिवर्तन होने वाला है? क्या कुछ नया हो सकता है? देखिए, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की अभी हमने बात की, तो मुझे नहीं लगता ये साल 2025-26 अमेरिका के लिए इतना अच्छा है, और जो ट्रंप शपथ भी ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। अगर हम भारत की बात करें तो हाँ, वो मित्रता के क्षेत्र में आगे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और वो आगे भी रहेंगे, और भारत पर ऐसी कोई इस समय वो दिख नहीं रही है, क्योंकि अगर हम वृषभ लग्न के बर्थ चार्ट को, राहु केतु को, शनि को, गुरु को, और 5 ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, इन सबको देखते हैं तो मुझे भारतवर्ष के लिए कुछ ऐसा माइनस दिख नहीं रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारतवर्ष आगे रहेगा। मंगल का साल है, खेलकूद, डिफेंस, इसमें काफ़ी आगे रहेगा, और सेना को इतना मजबूत करेगा भारतवर्ष कि मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा देश कि वो भारत देश से कुछ लेना चाहे, ऐसा नहीं लगता। भारत से मित्रता आगे बढ़ेगी, वैश्विक स्तर पर भारत आगे रहेगा। भारत आगे रहेगा जी। अभी हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने जा रहा है। हाँ जी। धार्मिक विरासत और सांस्कृतिक संजोने के लिए वर्तमान की सरकार लगातार प्रयास कर ही रही है, पिछले भी करती रही है, लेकिन अब आने वाले समय में 2025 में खास तौर पर, क्योंकि 25 के शुरुआत में ही महाकुंभ का मेला प्रयागराज में लग रहा है, दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर पूरे साल का अगर हम देखते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोने में नजर आ रहा है, और पर्यटन के हिसाब से भारत कितना आगे बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, हमारे देश ने पर्यटन विभाग पर तो बहुत काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पे बहुत काम किया है, और ये आप लोगों ने देखा भी है, पिछले कुछ सालों में हमें ये देखने को भी मिला है। और ये जो महाकुंभ है, महाकुंभ का पिछले कुछ सालों में अगर आप लोग देखोगे डाटा लेकर, तो यहाँ पे बुजुर्ग लोग या एक संस्कृति या संस्कारों से जुड़े हुए लोग पहुँचते थे, लेकिन इस साल अगर आप बहुत ध्यान से इस साल को टैली करते हैं तो युवा इतने जुड़ेंगे इस महाकुंभ से कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। पिछले कई सालों के जो अर्धकुंभ, महाकुंभ लगे, उससे भी ज़्यादा इस साल युवा कुंभ जैसे बड़े उसमें जुड़ते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला तो ये, और दूसरा पर्यटन की बात करूँ तो देश इस साल पर्यटन क्षेत्र में आगे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर हम पर्यटन की बात करते हो तो यहाँ पे राहु केतु और शुक्र ग्रह
बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और इस साल राहु केतु की जो स्थिति बन रही है, जो शुक्र की स्थिति बन रही है, पूरे ही साल इनफैक्ट जब सूर्य महाराज की राशि सिंह राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे वक्री होते हुए, तब भी पर्यटन को बहुत आगे बढ़ाएगा। और भारत इस साल पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी अच्छा पैसा कमाने वाली है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। अयोध्या में जैसे कि मंदिर रहा, महाकुंभ रहा, और भी जो भारतवर्ष में तैयारी की गई है, उससे हमें आर्थिक व्यवस्था भी हमारी मजबूत होगी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। आपने कहा महाकुंभ में युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ करके देखने को मिलेगी। इसके पहले आपने कहा राजनीति में भी युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ करके देखने को मिलेगी इस बार। तो ऐसा क्या है कि जो धार्मिक क्षेत्र में भी युवा बढ़ते नजर आ रहे हैं और राजनीतिक परिक्षेत्र में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी, मंगल का साल है, युवाओं का ही साल है, तो युवा अपनी भागीदारी तो इस साल दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और जैसे कि हम सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो मैंने फिर वही बात की कि सूर्य महाराज जो नवग्रहों के राजा हैं, जब वो कमांड लेते हैं, और गुरु जो ज्ञान के स्पिरिचुअलिटी के देवता हैं, वो अतिचारी हो रहे हैं और अपनी उच्च की राशि में पहुंच रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए ये साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा और युवा बहुत अच्छा भागीदारी यहाँ पे देंगे। सरकार क्या है? सूर्य है, तो सरकार में मंगल इफेक्ट डालेगा। और गुरु क्या है? स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, संस्कार, हमारा सामाजिक स्तर। तो गुरु के जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी मंगल का इम्पैक्ट यानी युवाओं का इम्पैक्ट हमें देखने को 101% मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर विदेश नीति पर हम जिक्र कर रहे थे मैम, आपसे मैंने पूछा भी, आपने देखा कि चारों तरफ से युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। आए दिन खबरें आती हैं कि युद्ध कभी भी हो सकता है, गृह युद्ध, महायुद्ध हो सकता है। तमाम देशों में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। भारत के लिए भी राजनीतिक दलों ने अपने वोट बैंक के फायदे के लिए कहा कि गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी हैं, लेकिन विश्व युद्ध का भी जिक्र इस बीच आता है। तो क्या कुछ ऐसे भी हालात बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, बहुत सी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं 2025 पर विश्व युद्ध के बारे में, बट मुझे भारत देश को देखकर ऐसा नहीं लगता कि किसी भी विश्व युद्ध में ये भागीदारी इसकी इस साल देखने को मिलेगी। हाँ, अमेरिका, रूस, चाइना की बात करूँ तो वहाँ पे थोड़े वार के बिल्कुल इम्पैक्ट इस साल देखने को मिल रहे हैं। अगर आप उनके बर्थ चार्ट पे बात करते हैं तो हाँ, लड़ाई के इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं जो विश्व युद्ध की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये साल विश्व युद्ध होने के चांसेस बनते हैं। भारत के लिए शनि और राहु की स्थिति 2025 में क्या रहने वाली है और उसके साथ ही असर क्या पड़ने वाला है देश पर? देखिए, दशम भाव में राहु की स्थिति और एकादश भाव में गुरु की स्थिति, चतुर्थ भाव में केतु महाराज, और केतु महाराज सिंह राशि में है। तो जब हम राहु केतु की पहले बात कर लेते हैं, तो जब केतु महाराज सिंह राशि या कर्क राशि में गोचर करते हैं, तो वैसे भी प्राकृतिक आपदाएं देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ सुनी है कि चाइना में एक और आपको वायरस मिला है। तो हाँ जी, प्राकृतिक आपदाएं तो रहेंगी और वायरस की स्थिति भी इस साल देखने को मिलेगी। नई नई बीमारियों का होना या आना केतु महाराज की चतुर्थ में स्थिति ये दिखाता है। राहु की अगर स्थिति की बात करूँ दशम भाव पे, तो दशम भाव में राहु की भारत देश की जो आर्थिक स्थिति है, या फिर भारत देश अपने डिफेंस को लेकर के, अपने खेल कूदों को लेकर के, अपने बड़े बड़े मिशंस, विज्ञान से जुड़े हुए जितने भी मिशंस हैं, ज्ञान से जुड़े हुए जितनी भी, एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, भारतवर्ष बहुत आगे रहने वाला है। भारतवर्ष इस बार अपने नेम फेम को बहुत आगे रखेगा सभी क्षेत्रों में, चाहे वो ज्ञान की बात करूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, खेल कूद की बात करूँ, और साथ ही साथ जितने भी अंतरिक्ष यान, क्योंकि राहु को अंतरिक्ष, आकाश से भी जोड़ा गया है, इसलिए अंतरिक्ष यान जैसे जितने भी विज्ञान है, इसमें भारतवर्ष बहुत आगे रहेगा। शनि की अगर मैं बात करती हूँ, लाभ स्थान में बैठकर शनि दृष्टि डाल रहे हैं। आंतरिक थोड़े से पहलू हमारे डिस्टर्ब होंगे, जैसे बहुत ज़्यादा अनाज का महंगा होना या पेट्रोल संबंधी चीज़ें महंगी हो जाना, जिसके कारण युवा सड़कों पर भी उतरेंगे, दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये भारत के अंदर की स्थितियां थोड़ी सी डिस्टर्ब है, जबकि अगर हम भारत को वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो वो आगे बढ़ रहा है। मंगल और शुक्र की स्थिति भारत की राजनीतिक स्थिति को क्या प्रभावित करती नजर आ रही है? देखिए, शुक्र तो आर्थिक स्थिति और लग्नेश है भारतवर्ष की कुंडली में, तो शुक्र की स्थिति भारतवर्ष की कुंडली में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और शुक्र ग्रह जो है ना, हर महीने चेंज होता है, तो हर महीने वो जैसे गोचर करता है वैसी स्थितियों को बनाता है। अब शुक्र महाराज जब सिंह राशि में वक्री होंगे, साल के मध्य पार्ट में रहेंगे,
तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होगी, थोड़ी सी उथल पुथल, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े विवाद होते हुए आप भारतवर्ष के अंदर देखेंगे, स्पेशली राजनीति में, स्पेशली स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, स्पेशली न्याय संबंधित चीज़ों को लेकर के। और मंगल की स्थिति तो हमें खेलकूद में भी आगे रख रही है, डिफेंस में भी आगे रख रही है, सेना हमारी इस साल बहुत मजबूत हो रही है, सेना के जितने भी उपकरण हैं वो ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। तो मंगल की स्थिति तो भारत के फेवर में और बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे मंगल हमारे लिए। आपने कहा शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस साल कुछ प्रभावित कर सकता है, क्या वो शनि और राहु की स्थिति की वजह से होने वाला है? हाँ जी बिल्कुल, वो तो राहु की स्थिति, क्योंकि एकादश भाव से निकलकर राहु अब दशम भाव में गोचर करेंगे, तो शेयर मार्केट में इस साल बहुत उथल पुथल रहने वाली है। और थोड़ा सा दूर रहा जाए, युवाओं को मैं यही कहूँगी कि बहुत संभल के अगर आप दिमाग से लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इस साल नए नए प्रोजेक्ट पे काम मत करिए। ग्रहणों का प्रभाव भारत में 2025 में कैसे देखने को मिल सकता है और क्या प्रभावित कर सकते हैं, वो कितना प्रभाव पड़ेगा? ग्रहों की चाल पे अगर मैं बात करूं तो ये भारतवर्ष पे नहीं, मैं विश्व स्तरीय बात करूंगी कि प्राकृतिक आपदाएं आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी। मंगल का साल है, सेनापति का साल है, तो लड़ाई झगड़े ये सब देखने को मिल सकते हैं, सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ राहु भी चेंज हो रहे हैं, इसको हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो जितनी भी आसमान यानी जो फ्लाइट से संबंधित दिक्कतें हैं या फ्लाइट्स का क्रैश हो जाना या कोई फ्लाइट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स देखने को इस साल हमें मिलेंगी। अगर हम देखते हैं भारत को, तो भारत लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है, और हमारे इस शो में हम आपके लिए लाएंगे अद्वितीय और गहराई से जानकारी। तो हमारे साथ मैम मौजूद हैं। आप अभी जिस तरीके से बात कर रही थी कि 2025 में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, 2019 जैसा, हम क्या ये कह सकते हैं वायरस के, क्यों आपने दैवीय आपदा का जिक्र किया, और 2019 में जिस तरीके से कोविड का हमने दौर देखा, लोगों ने उस स्थितियों से झेला और उस स्थितियों को किस तरीके से सामना किया हमने देखा। भारत ही नहीं बल्कि तमाम वो देश बंद के बंद नजर आए हैं। क्या एक बार फिर से वही स्थिति आती नजर आ रही है? क्या कुछ वैसे संकेत मिल रहे हैं, आप कह रही हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि कुछ वैसे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन हाँ जी, कुछ नई बीमारियाँ, कुछ नए वायरस इस साल हमें दोबारा देखने को मिलेंगे। बट वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं बनेगी जो लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, तो वैसी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। हाँ, भारतवर्ष इस साल स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी उनकी क्षेत्र हैं उसमें बहुत आगे जाएगा, और वो बीमारियों से लड़ने के लिए जितना भी हमारा स्वास्थ्य विभाग है बहुत आगे रहेगा, तो दवाइयाँ वगैरह सब हमें मिलेंगी और लॉकडाउन की स्थिति बिल्कुल नहीं बनेगी। लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनेगी, और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखूबी अपना काम किया था, और मुझे लगता है कि अन्य देशों की तुलना में भारत सबसे आगे बढ़ता रहा और वायरस से निपटता भी रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब यहीं पर एक सवाल आ जाता है प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की बात करूं 2025 में, तो मुझे उनकी 2025 में ऐसी कोई भी स्थिति गड़बड़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो उनका डाउनफॉल आ रहा है वो थोड़ा 2026 के बाद हमें दिख रहा है। अभी तो उनकी कुंडली में कुछ ऐसे इम्पैक्ट मुझे नहीं मिले हैं, बल्कि मैं तो उनको मित्रता के क्षेत्र में जो वैश्विक पटल पर हम बात कर रहे हैं उसमें भी बहुत आगे देख रही हूँ, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे देख रही हूँ, स्वास्थ्य संबंधित विभाग में उनके फैसले बहुत अच्छे आएंगे, शिक्षा से संबंधित विभाग में वो बहुत बड़े फैसले लेंगे, और न्याय संबंधित विभाग में भी वो बहुत अच्छे फैसले भारतवर्ष के लिए लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री की हम बात कर ली हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आ जाता है विपक्ष के नेता का भी। तो राहुल गांधी का अगर हम जिक्र करते हैं, तो राहुल गांधी की कुंडली क्या कुछ कहती नजर आ रही है? देखिए, उनकी कुंडली पर तो मैं ज़्यादा बोलूँ तो एक अपवाद रहेगा, विवाद हो जाएगा। ये साल तो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें उनके विपक्ष में आ रही हैं जो ये साल उनके लिए बहुत खराब रहने वाला है, बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, और उनकी स्थितियां और नीचे जाती हुई नजर आएंगी। सूर्य और चंद्र की स्थिति 2025 में भारत के लिए क्या रहने वाली है, और इससे भारत पर असर, इसके साथ ही साथ खेल और जगत का भी अगर हम जिक्र करते हैं मैम, तो उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, 1 जनवरी 2005 सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, सुबह 4 बजे की अगर मैं बर्थ चार्ट की बात करूं, तो सूर्य चंद्रमा एक साथ थे, यानी अमावस योग था उस दिन। जब सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं, अमावस योग की स्थापना होती है, और अमावस योग की स्थापना कहाँ पे हो रही है? द्वितीय स्थान पे हुई थी। अगर मैं वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट उस समय तैयार होता है, वृश्चिक लग्न के बर्थ चार्ट में
लग्न में ही बुध ग्रह विराजमान है जो अष्टमेश है, अष्टमाधिपति हैं, और द्वितीय स्थान धनु राशि में सूर्य और चंद्रमा की युति है। ये दिखाता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो इस साल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। सूर्य क्या है, बहुत गर्म है, और चंद्रमा पानी ठंडे हैं, और बुध जो अष्टम भाव है, भूकंप, पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, समुद्र के अंदर जितने भी भूकंप, टॉर्नेडो, ये सब आते रहते हैं, ये सब दिखाते हैं बुध। तो ये साल प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के बहुत अच्छा नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, कहीं कहीं जंगलों में आग लग जाना, जहाँ पर कई सालों में, आप कई सालों का वो उठा के ग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरी है, बट इस साल वहाँ पे भी बर्फ़ गिरने के चांसेस बनेंगे। बिल्कुल। तो प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के मैंने बताया कि किस तरीके से कई ऐसी जगहें हैं जहां पर जो कभी नहीं हुआ, वहां पर वो स्थितियां पैदा होती भी नजर आ सकती हैं। तो इसलिए इस साल सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। वैसे मैम, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी आता है, क्योंकि खेल जगत का हमने जिक्र किया, तो खेल जगत में क्या भारत के पास इस वर्ष भी कुछ विशेष मेडल झोली में आने वाले हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम क्रिकेट खेल की बात करें तो यहाँ पे भारतवर्ष आगे रहेगा, और बहुत से ऐसे गेम्स हैं जहाँ पे भारतवर्ष आगे रहेगा। इंटेलिजेंस की बात करें तो भी भारतवर्ष इस साल आगे रहेगा। खेलकूद में तो इस साल काफ़ी अच्छे मेडल्स, काफ़ी ट्रॉफीज़ भारत की झोली में ज़रूर आएगी। तो क्रिकेट के क्षेत्र में, क्योंकि मंगल का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है भारतवर्ष की कुंडली में भी, तो क्रिकेट के क्षेत्र में और भी जितने भी गेम्स हैं जो हमारे भारतवर्ष से रिलेटेड है, उसमें भी हमें बहुत अच्छी ट्रॉफीज़ मिलते हुए नज़र आ रही हैं। एक फील्ड छूट रहा है, शेयर बाजार में भी आज का युवा बड़ी तेजी से लपकता नजर आ रहा है और उधर भागता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रह नक्षत्रों का अगर हम जिक्र करते हैं तो क्या कुछ असर पड़ता नजर आ रहा है, और शेयर बाजार की हालत भारत में क्या रहने वाले हैं 25 में? देखिए, अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो शेयर मार्केट को मैं राहु केतु और नेपच्यून से देखती हूं। तो मुझे इस साल जो राहु की स्थिति मिल रही है, स्पेशली मार्च के महीने के बाद से, तो शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और शेयर मार्केट में इस साल मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि बड़े निवेश में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो शेयर मार्केट से इस साल मैं दूर रहने की एडवाइस सबको देने वाली हूँ, भारतवासियों को, कि शेयर मार्केट में जो बड़े निवेश है वहाँ से दूर रहें। छोटे मोटे निवेश आप कर सकते हैं, क्योंकि इस साल बहुत उतार चढ़ाव है। सूर्य और चंद्र की स्थिति क्या भारत की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती नजर आ रही है इस साल? अगर मैं स्वास्थ्य या प्राकृतिक आपदाओं को देखूं तो हाँ जी, सूर्य चंद्रमा की स्थिति काफ़ी दिक्कतें दे सकती है आर्थिक स्थिति को। लेकिन अगर मैं वैश्विक स्तर पर बात करूं तो कोष बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य भारतवर्ष इस साल करेगा जहां पे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी होगी। प्राकृतिक आपदाओं को देखा जाए तो हाँ जी, बहुत सा धन यहाँ पे खर्च होता हुआ नज़र आएगा, तो आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगा सकती है साल के मध्य पार्ट में। साल की शुरुआत बहुत अच्छी है, साल का एंड बहुत अच्छा है, बट मध्य पार्ट पे कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, अगर मैं प्राकृतिक आपदाओं और इनकी बात करती हूँ तो। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का मैं जिक्र कर रहा हूँ मैम, ऐसे जो ग्रहण पड़ते हैं उनको लेकर के कितना भारत प्रभावित होने वाला है, और खासतौर पर अगर कृषकों के लिए कहें तो फसलों पर कितना ये प्रभावित करने वाले हैं? देखिए, इस साल 4 ग्रहण पड़ेंगे, और 4 ग्रहण में से एक ही ग्रहण है जो भारत पर अपना इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन अगर मैं पूरे गैलेक्सी खगोल शास्त्र की बात करूं तो किसी भी ग्रह का कुछ भी इम्पैक्ट हर जनजीवन पर पड़ता है। तो बिल्कुल, अगर हम जितने भी ग्रहण पड़ रहे हैं, अगर हम ग्रहण काल में परिस्थितियों को समझें, परिस्थितियों को समझने की बात यह है कि कहीं ना कहीं सूर्य को ग्रहण लग रहा है, कहीं ना कहीं चंद्र को ग्रहण लग रहा है। जब वो 2 ग्रह राजा और रानी ही इम्पैक्ट में आएगी तो ऑफ कोर्स संतान भी इम्पैक्ट में आएगी। तो अगर हम उस समय को थोड़ा विशेष कर, जैसे इस साल ज़्यादा हम खर्च ना करें, हम सात्विकता पर ध्यान दें, तो ये साल सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भारत पर इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन जैसे कि आपने खेती पर बात करी, तो हाँ जी, मैं तो पहले से ही बोल रही हूँ कि इस साल चीज़ें महंगी होंगी। अनाज भी इस साल आपको महंगा होता हुआ और नज़र आएगा। तो ग्रहण का इम्पैक्ट अनाज पर बिल्कुल पड़ेगा, खेती पर पड़ेगा। हाँ जी। तब तो फिर किसानों को नुकसान भी होता नजर आएगा मैम? देखिए, किसानों के पक्ष में जो फैसले किए जाएंगे, कुछ फैसले वो उनके फेवर में रहेंगे, तो नुकसान की बात तो नहीं होगी। लेकिन अगर हम प्राकृतिक आपदाएं की बात कर रहे हैं, कहीं पर बाढ़ दिख रही है, कहीं पे बर्फबारी हो रही है, कहीं पर जंगलों में आग लग रही है, तो किसानों पर ये आपदाएं तो रहेंगी ही रहेंगी। अब कुछ बात कर लेते हैं राशियों पे मैम। जी, मेष राशि कैसे रहने वाली है? उनके लिए मेष राशि के जो भी लोग हैं
उनका कैसा ये साल बीतने वाला है? तो मेष राशि वालों के लिए एक तरफ तो गुड न्यूज़ है और एक तरफ उनकी साढ़े साती भी शुरू हो रही है। तो शनि महाराज जैसे ही मेष राशि में गोचर करेंगे तो उनकी साढ़े साती का द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा। 29 मार्च को शनि महाराज मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं तो द्वितीय भाव से निकलकर गुरु महाराज तृतीय यानी थर्ड हाउस में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी स्थिति बनती है, क्योंकि शनि महाराज भी आपके थर्ड हाउस से निकलकर एकादश भाव से निकलकर द्वादश भाव में स्थिति करेंगे। पहले तो शनि की दृष्टि आप पर थी, इस कारण आप लोग काफ़ी परेशान रहे, लेकिन ये साल आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेष राशि वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब से बिजनेस से जुड़े हुए हैं वो इस साल बहुत आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे। तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपका ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। वृष राशि वालों का अगर जिक्र करते हैं तो उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उनके लिए कैसे ये साल बीतने वाला है? बिल्कुल, वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि वालों के भी द्वितीय भाव धन भाव में गुरु का गोचर और थर्ड हाउस में भी कुछ दिन यानी अपनी उच्च राशि में भी गुरु ग्रह कुछ दिन रहेंगे। तो पराक्रम शैली आपकी बहुत अच्छी रहेगी, धन की स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी, परिवार का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये साल विश्व स्तरीय यानी अगर आप फॉरेन से जुड़कर आयात निर्यात फॉरेन से जुड़े हुए कार्यों को कर रहे हैं तो आपके लिए साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ करना चाहिए उन्हें और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, और कौन सा नंबर उनके लिए लाभप्रद होगा, क्या करेंगे ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके, और अगर कुछ बाधा है तो उसके उपाय क्या काट के आए? जी, अगर मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि में गुरु ग्रह का गोचर, तो वो जब भी गुरु ग्रह किसी भी राशि में गोचर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व में काफ़ी उन्नति होती है। तो गुरु ग्रह आपके तो लग्न में ही आ रहे हैं मिथुन राशि वालों के, तो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाएंगे। आपकी शैक्षिक स्तर बहुत मजबूत होगा, आपका सामाजिक स्तर बहुत मजबूत होगा, और जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं स्पेशली मिथुन राशि वाले, वो इस साल बहुत अच्छे तरक्की करने वाले हैं, अच्छी जॉब से जुड़ेंगे, अच्छे कंपटीशन को निकालेंगे। तो मिथुन राशि के लिए तो टोटल अगर ओवरऑल इस साल की राशि जो पहली राशि बोलूँ जो बहुत अच्छी रहने वाली है वो मिथुन राशि है। आर्थिक दृष्टिकोण की अगर बात करूँ तो गुरु महाराज उच्च के होकर आपकी धन स्थान पर गोचर करेंगे, आप आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत आगे रहेंगे। परिवार की अगर मैं बात करूं तो परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। संतान की अगर मैं बात करूं तो इस साल आपकी संतान से भी आपको गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस बन रहे हैं, और जो लोग अविवाहित हैं उनके भी विवाह होने के योग इस साल मिथुन राशि के बन रहे हैं। तो टोटल मिथुन राशि का तो बहुत अच्छा रहने वाला है, और जितना ज़्यादा हो सके वो पीली चीज़ों का अगर दान इस साल कर लेते हैं, गाय को हरी पालक हर बुधवार खिला देते हैं, तो मिथुन राशि वाले इस साल बहुत कामयाबी के शिखर को चूमते हुए नजर आएंगे। कर्क राशि वालों के लिए 2025 क्या संदेश देता नजर आ रहा है मैम? जी, कर्क राशि की अगर बात करूं तो अभी ढैया समाप्त होने वाली है। तो कर्क राशि जो मानसिक उलझनों से, जो पारिवारिक उलझनों से पिछले साल जूझ रही थी, वो इस साल उसकी ख़त्म हो रही है। ढैया समाप्त होते ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, मानसिक स्थिति भी मजबूत होगी, और जो आपके जीवन में जो झंझट, जो कार्य रुक रहे थे वो इस साल होते हुए नजर आ रहे हैं। जितना हो सके शिव जी की उपासना करें, काले तिल सफ़ेद तिल मिला के शिव जी पर जल ज़रूर चढ़ाएं। जी, सिंह राशि की अगर बात करें तो उनके लिए उनको क्या कुछ करना चाहिए? जी, सिंह राशि की ढैया इस साल शुरू हो रही है, तो थोड़ी सी मानसिक परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये साल ही आपका है क्योंकि सूर्य महाराजा इस साल विक्रम संवत के हिसाब से राजा की गद्दी पर आ रहे हैं। तो ये साल आपका है। बेसिकली सिंह राशि के लिए ढैया के कारण थोड़ी सी मानसिक उलझनें रहेंगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी नेम फेम के स्तर पर आप काफ़ी आगे रहेंगे, नाम आप ऊंचा कर पाएंगे। अपने जो कार्य जो आपके रुके हुए थे या जो रुक सकते हैं वो आप इस साल पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। कन्या राशि के लिए अगर हम बात करते हैं मैम तो 2025 कैसा रहने वाला है उनके लिए? जी, कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि का ये साल काफ़ी अच्छा जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा रहेगा। पर मैं अगर कन्या राशि की एक जो उसकी बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत इस साल बनेगी, तो अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें। और आपके लिए साल जो लेकर के आ रहा है वो ये है
कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आप राजनीति में हैं, चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, इस साल आपकी पदोन्नति होते हुए नज़र आ रही है। तो ये साल आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रह सकता है। तुला राशि वालों के लिए 2025 क्या कुछ नया लेकर के आ रहा है और क्या कुछ तुला राशि वालों के लिए 2025 छीन रहा है? जी, तुला राशि वाले जो टॉप की जो बेस्ट राशि हैं जो इस साल बहुत अच्छा करेंगी, तो मिथुन राशि के बाद तुला राशि है। तो तुला राशि वालों के लिए साल काफ़ी अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत होंगे, पदोन्नति होगी, नेम फेम इस साल आपको ज़रूर मिलेगा। जो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है इस साल अपने पारिवारिक संबंधों का। अगर आप अपने पारिवारिक संबंधों का इस साल ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा ये साल आपका जाएगा। थोड़ा सा बिज़ी रहने के कारण आप अपने परिवार को वक्त नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा वक्त निकालिए उनके लिए, और अगर हो सके तो जितना हो सके गाय को सिर्फ एक कच्चा आलू डेली खिलाते रहें। आपके लिए ये साल बहुत ही शुभ और बहुत ही मंगलमय जाने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है मैम, और क्या कुछ उन्हें करना है और क्या नहीं करना? जी, तो वृश्चिक राशि वालों की अगर बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों की ढैया समाप्त हो रही है, तो गुड न्यूज़ है। मानसिक जितनी भी आपने उलझने झेली हैं, जो भी कार्य आपके पिछले सालों रुके हैं, वो ये साल वो सभी कार्य आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानसिक उलझनों से भी आप इस साल निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, मंगल का साल है, तो ये साल आपके आर्थिक दृष्टिकोण और पदोन्नति से काफ़ी अच्छा रहेगा। बस इस साल मैं आप लोगों को एक एडवाइस ज़रूर दूंगी कि भावनात्मक रूप में और जल्दबाजी में आके कोई भी फैसला मत लीजिए, अदरवाइज़ ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हनुमान जी की उपासना करना बिल्कुल मत भूलिए। धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? धनु राशि वालों की ढैया शुरू हो रही है, तो धनु राशि वाले थोड़ा सा संभल जाएं, थोड़ा सा इस साल अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें, क्योंकि शनि महाराज जब भी आते हैं ना, चाहे वो साढ़े साती के रूप में आए, चाहे वो ढैया के रूप में आए, चाहे वो महादशा में आए, वो सिर्फ हमें ये बताने आते हैं कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी आंतरिक चीज़ों पर ध्यान देना है। तो धनु राशि वाले इस साल अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। आर्थिक दृष्टिकोण आपका ठीक रहेगा, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप आगे बढ़ेंगे। अगर पारिवारिक क्षेत्र की बात करूं तो वहाँ पे भी आपकी स्थिति मजबूत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूं तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको देखने को इस साल मिल सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें और कोई भी डिसीज़न, कोई भी फैसला जल्दबाजी में आकर के बिल्कुल ना लें। मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ चुनौतियां होने वाली है मैम 2025 में? तो मकर राशि वालों की साढ़े साती समाप्त हो रही है, तो मकर राशि वालों के लिए तो ये साल काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए साल काफ़ी अच्छा है। और शनि महाराज कुंभ राशि में गोचर करेंगे मार्च तक, उसके उपरांत वो मीन राशि में गोचर करेंगे। तो जब भी लग्नेश पराक्रम भाव में गोचर करता है तो पराक्रम को बढ़ाता है, समाज को बढ़ाता है, समाज में आपका नेम फेम बनते हुए इस साल आपको दिखेगा। आर्थिक दृष्टिकोण काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार की अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक क्षेत्रों में भी आप आगे रहेंगे, परिवार का पूरा सपोर्ट आपके साथ इस साल रहेगा। एजुकेशन की, स्टडी की बात करूं तो इस साल आपको एजुकेशन संबंधित कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। स्पेशली जो बच्चे हैं थोड़ा इस साल ज़्यादा ध्यान दे दें, और खर्च पर अगर आप कंट्रोल करते हैं तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात अब कुंभ राशि की भी कर ली जाए, उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है खास? बिल्कुल, और कुंभ राशि से शनि महाराज शश योग बना के गोचर कर रहे हैं। मार्च में शनि महाराज मीन राशि में गोचर करेंगे, तो कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण तो बहुत मजबूत हो रहा है। तो इस साल की जो तीसरी राशि है जो बहुत बूम करने वाली है वो है कुंभ राशि। तो ये 3 राशियां बहुत बेस्ट हैं इस साल के लिए। तो शनि महाराज आपके आर्थिक दृष्टिकोण से तो आपको इस साल बहुत मजबूत करने वाले हैं। आपके बड़े बड़े ऐसे फैसले आप इस साल लेंगे जहाँ पर आपको आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। घर गाड़ी लेते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पैसे को इस साल संचय करके रखिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूँ तो परिवार संबंधित भी बहुत अच्छा डिसीज़न इस साल आप ले पाएंगे। परिवार आपका पूरा सपोर्ट करेगा। अगर विवाह की बात करूँ तो विवाह होने के चांसेस भी इस साल बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप आगे रहेंगे, और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पदोन्नति इस साल आपकी होनी तय है। तो पद इस साल आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बस आपको जो ध्यान देना है वो पिता और बॉस के साथ कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो उनको पसंद ना हो, नहीं तो दिक्कत में आप पड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो मीन राशि का अगर आप जिक्र कर लेते हैं, उनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है 2025 में कैसे? जी, तो मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो मीन राशि की साढ़े साती चली ही रही है, और मीन राशि के लिए थोड़ी सी दिक्कतें इस साल आपको देखने को मिल सकती हैं।
लेकिन मीन राशि के जो स्वामी गुरु हैं वो मिथुन राशि में अतिचारी होते हुए उच्च के भी होंगे। तो मीन राशि को जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनकी राशि के स्वामी गुरु महाराज दे रहे हैं। और मीन राशि में शनि का गोचर आपकी स्थितियों को बहुत न्यायप्रिय करेगा। स्थितियां आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि ये जो साल है वो आपके आंतरिक, अगर मैं भारत सरकार के निर्णयों की बात करूं तो इस साल उनको और अच्छे डिसीजन, न्याय और अच्छे लेने चाहिए, स्पेशली युवाओं के लिए और स्त्रियों के लिए और बच्चों के लिए। अगर वो इस पे काम करती है तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में जो आंतरिक जो विवाद जुड़े हुए हैं, जो आंतरिक दिक्कतें रहती हैं, वो इस साल देखने को मिल सकती हैं। तो अगर वो अपने ही नेताओं को संगठित कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का बिल्कुल जादू चलेगा और कहीं कहीं आपको विपक्ष कहीं हावी होते हुए नजर वजह क्या है ग्रह नक्षत्रों की अगर हम बात करते हैं तो? देखिए, राहु जो है ना, राहु बहुत परिवर्तनशील प्लैनेट है, वो ड्रामेस्टिक चेंज लाने वाला प्लैनेट है। तो राहु इस साल भारतवर्ष की कुंडली में दशम भाव में रहने वाला है। तो जो भी मोदी जी का जो या भारतवर्ष का जो डिसीजन रहेंगे या जो चुनावों की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन राहु को आप बिल्कुल ऐसा प्लैनेट नहीं मान सकते कि वो हमारे 100% हमारे फेवर में रहेगा। तो कहीं कहीं वो अपना वो रखेगा और विपक्ष हावी होगा। लेकिन 70% भारत में बीजेपी का नाम रहेगा और मोदी जी का बिल्कुल जादू चलेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलता नजर आएगा इस बार भी। लेकिन अब आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी के पक्ष में बोल रही हैं। आप ग्रह और नक्षत्रों को देख रही हैं कि आखिर कौन ग्रह कहाँ पर फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद ये अंदेशा लगाती नजर आ रही हैं कि आखिर किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मिस कर रहा हूँ मैं, अचानक से याद आ गई, बिहार का अगर जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के तमाम तरीके की सियासी चर्चाएं चल रही हैं इस बीच। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार क्या फिर पलटेंगे, या फिर उनकी राजनीतिक सियासी कैरियर का हम जिक्र करते हैं, उनके ग्रह नक्षत्र क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी कुंडली क्या कुछ कह रही है? अगर मैं नीतीश कुमार जी, मैं स्पेशली बिहार पे अगर मैं बात करूं, सियासत के तौर पर अगर हम देखें तो बिहार देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, और बिहार में अगर जाते हैं तो नीतीश कुमार तो बेहद जरूरी हो जाते हैं, उन पर भी चर्चा करना। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में आप लोगों को इस साल बड़े बड़े परिवर्तन यूपी बिहार में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो वहाँ के जो जितने भी गाँव वगैरह हैं वहाँ पे बहुत अच्छे चेंजेस आप देखोगे। और अगर मैं नीतीश कुमार की बात करती हूँ तो वहाँ पे उनकी लाइफ में इस साल बड़े बड़े परिवर्तन हैं। तो कुछ डाउनफॉल उनके साथ आप देखेंगे और कुछ अपवर्ड भी जाते हुए इस साल आपको नजर आएंगे। तो टोटल अगर मैं बात करूँ अगर उनके साथ, तो वो इस साल आगे रहेंगे, अपना एक वर्चस्व इस साल भी कायम करेंगे। उत्तर प्रदेश पे भी जिक्र कर ले मैम। हाँ जी बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ की कुंडली क्या कुछ कह रही है? योगी आदित्य नारायण जी की कुंडली बहुत अच्छी दे रही है और वो बहुत बड़े न्याय इस साल निकालेंगे। बहुत अच्छा, पर्यटन के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो बहुत आगे रहेंगे। आगे उन्होंने किया ही है उत्तर प्रदेश को और बहुत आगे रहने भी वाले हैं। टोटल उनकी योगी जी की कुंडली बहुत अच्छी है और इस साल तो वो अच्छा काम करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश पर, और कहीं नहीं जाने वाले वो उत्तर प्रदेश से। वो उत्तर प्रदेश पर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव, क्योंकि विपक्ष का बड़ा चेहरा है और उत्तर प्रदेश में उन्होंने अभी जो चुनाव हुए वो अपने वर्चस्व को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से बोलो। अखिलेश यादव 2024 के चुनाव हुए लोकसभा में, उसमें भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और विधानसभा के चुनाव में भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है जी। तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, वर्चस्व वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन सरकार इस साल उनके बनते हुए कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन इस साल ला पाएंगे। हाँ जी, उनका वर्चस्व पहले से थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा इस साल। लास्ट सेकंड सवाल, दिल्ली में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल की कुंडली क्या कुछ कह रही है मैम? लोगों को जानने में बड़ी दिलचस्प होते हैं जी। अरविंद केजरीवाल, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो मैं उसको कहीं पर भी ऐसा नहीं देख रही कि वो गायब हो जाएंगे या वो पार्टी नहीं रहेगी। तो वो आपको पार्टी बहुत दूर तक देखने को मिलेगी, बहुत दूर तक जाते हुए नजर आएगी। लेकिन हाँ जी, उनके साथ कुछ अपवाद, कुछ विवाद जुड़े रहेंगे जो उनको बीच बीच में परेशानियों में लाते रहेंगे। लेकिन ये पार्टी रहेगी और काफ़ी दूर तक आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली में सरकार किसकी बनती नजर आ रही है? दिल्ली में सरकार इस बार मुझे भाजपा सरकार के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। बीजेपी सरकार के चांसेस दिल्ली में ज़्यादा लग रहे हैं? जैसे कि आपने बात की कि मैं सच में भाजपा सरकार के साथ कोई फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये साल ही सूर्य का है।
अगर हम विक्रम संवत की बात करें, और अगर हम पुरानी पार्टियों में बात करें तो पुरानी पार्टी में भाजपा सरकार ही तो है जो बहुत पुरानी है। कांग्रेस तो वैसे भी बाहर से आई हुई है, इंग्लैंड से। तो भारत की सरकार की अगर आप बात करें नहीं, कि लेकिन भारत टूट करके फिर रिजनरेट हुई थी। हाँ, रिजनरेट हुई थी, लेकिन एक मुख्य सरकार की अगर हम बात करें तो वो भाजपा है। तो सूर्य खुद सरकार से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो वो वही सरकार को आगे रखेगा जो भारत से जुड़ी हुई सरकार है। आप उसमें कौन से बड़े बड़े नाम ले सरकारों के ले सकते हैं हम? सबसे बड़ा नाम भारत में अगर हाँ बीजेपी का ही आता है। मोस्टली राज्यों में सरकार बीजेपी की है और केंद्र में तो है ही। और चलते चलते मैम TV27 न्यूज़ की तरफ से दर्शकों को क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मैं बस आप लोगों को यही संदेशा देना चाहूँगी कि 100 साल बड़ा महाकुंभ इस साल लगा है, जो 100 साल में एक बार ऐसी नक्षत्र की स्थितियों को बनाता है। ऐसी स्थितियों में बस मैं आपसे ये बोलूँगी, मंगल का साल है, नई शुरुआत का साल है, राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, न्याय करना भी उसके हाथ में है, छोड़ना भी उसके हाथ में है। अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने संस्कारों पर ध्यान दें, अपनी संस्कृति पर ध्यान दें, तो ये साल नहीं, आने वाला हर साल आपके लिए बहुत मंगलमय होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने संस्कारों पर, अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया, अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ा, अपने अंदर की चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाला हर साल आपके लिए कहीं ना कहीं अशुभ रह सकता है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरीके से 12 राशियों को क्या कुछ खास रहने वाला है और भारत के लिए खास तौर पर किस तरीके से ये साल बेहद अहम रहने वाला है। और शो का अंत करने से पहले हम आपको एक विशेष सलाह भी देंगे। हमेशा अपने दिल की सुने और अपने विचारों को सकारात्मक रखें, चाहे ग्रहों की चालें कैसी भी हों। अगर आप अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखेंगे तो आप हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और फिलहाल खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी, राधे राधे।